जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का अनुभव टेक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बर्नौली थ्योरम को लेकर आया हूं। इस कंप्लीट वीडियो में मैं बर्नौली थ्योरम के स्टेटमेंट को और बर्नौली प्रमेय के फार्मूलाज को डिराइव करने वाला हूं आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को यदि आप कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो पूरा भरोसा रखिए आपका 5 मार्क्स फिक्स हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हर साल आता ही आता है। तो देखिए, जो बर्नौली का प्रमेय होता है अर्थात बर्नौलीज थ्योरम होता है, उसका स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट जानने से पहले आप डायग्राम से थोड़ा समझेंगे। मैं डायग्राम की ओर सीधा ले चलता हूं आपको। इस प्रकार से कुछ आपका डायग्राम बना लेना होता है, जिसमें आपकी बेलनाकार नली की आपकी एक पाइप होती है, जिसमें किसी असंपीड्य तथा असंयान द्रव को प्रवाहित किया जाता है। तो उसका जो कुल स्थितिज ऊर्जा होता है उसका योग क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सभी ऊर्जाओं का योग जो होता है कांस्टेंट होता है। तो इसका ये डायग्राम आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, बाकी आपको ड्रा करना हो तो ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप P1 क्या है, प्रेशर है, आपका A1 एरिया है। फर्स्ट जो बेलनाकार नली है उसके एक भाग का जो क्षेत्रफल है A1 और उसका वॉल्यूम क्या है V1, जो द्रव गया है। उसके बाद जो जाने वाला द्रव था अर्थात जो प्रवेश किया है द्रव, उसका V1 वॉल्यूम, और जो निकलने वाला द्रव है उसका V2 है, और जो सरफेस है उसका A2 क्या है, क्षेत्रफल है। H1 क्या है, आपकी हाइट है, जो बेलनाकार नली से जहां से पानी आपको फ्लो कराया जा रहा था बेलनाकार नली में, उसका आपका जो हाइट है H1 है, और जहां से बेलनाकार नली से पानी निकल रहा है उसका जो हाइट है H2 रखा गया है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलता हूँ स्टेटमेंट बात करता हूँ कि देखिए स्टेटमेंट क्या था। स्टेटमेंट जो बर्नौली थ्योरम का है वो क्या है, जब कोई असंपीड्य कंप्रेसिबल या असंयान द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है। तो देखिए यहाँ पे चलते हैं फिगर की ओर। देखिए, जब कोई असंपीड्य तथा असंयान द्रव यहाँ पे लेना होता है, इतना बात आपको याद रखना होगा। जब कोई असंपीड्य तथा असंयान द्रव किसी धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है, तो देखिए यहाँ पे धारा रेखीय प्रवाह में आपका प्रवाहित हो रहा है। इस प्रकार से देखिए आप देख सकते हैं कि इस नली में आपका जो वाटर है, कुछ भी है, कोई भी लिक्विड है, द्रव है, वो एक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है। तो उसके द्वारा उसकी समस्त ऊर्जाओं के प्रत्येक बिंदु पर देखिए प्रवाहित होता है। तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन, एकांक आयतन मतलब जो आपको वॉल्यूम लेना है वो एक लेना है, अर्थात 1 मीटर क्यूब लेना है। आयतन की कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है, कि नियतांक होता है, अर्थात कांस्टेंट रहता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि जब कोई असंपीड्य तथा असंयान द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग एक नियत होता है, अर्थात कांस्टेंट होता है। तो ये कुल ऊर्जा कौन कौन सी ऊर्जा हो सकती है, वो आपकी प्रेशर एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, स्टैटिक एनर्जी हो सकती है। तो उन सभी का जो योग होता है कांस्टेंट होता है। देखिए दिखा भी देते हैं आपको। प्रेशर एनर्जी देखिए यहाँ पे है दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू क्या है, नियतांक अर्थात कांस्टेंट है। तो जैसा कि आप जानते हैं, दाब ऊर्जा को पी से और गतिज ऊर्जा को हाफ, यहाँ पी ले रो है तो हाफ रो वी स्क्वायर प्लस स्थितिज ऊर्जा का mgh होता है, तो यहाँ पे रो लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे घनत्व की बात, डेंसिटी की बात की जा रही है। तो रो जी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसी फॉर्मूले को हमें डिराइव करना है अर्थात प्रूव करना है कि आया कैसे। इसका प्रूविंग देख लेते हैं। माना एक्स वाई, देखिए एक्स वाई एक बेलनाकार नली है कोई, जिसमें धारा रेखीय प्रवाह में कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है। कैसे लिखना है, माना एक्स वाई नली में, जैसे जैसे हुआ है दोस्तों फिगर में, ठीक उसी प्रकार से आपको लिखते जाना है, किसी प्रकार को आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लिखना है एक्स वाई नली में, माना एक्स वाई नली में कोई धारा रेखीय प्रवाह, कोई द्रव धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है। नली के एक सिरे का दाब P1, क्षेत्रफल, वेग तथा पृथ्वी तल से ऊंचाई क्रमशः P1 A1 और क्या है V1 है, तथा ऊंचाई क्या है H1 है। इसी प्रकार y सिरे से जो है P2 A2 V2 तथा H2 है, क्या है H2 हाइट है। एक सेकेंड में एक सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया जो कार्य होगा वो आपका W इंटू एफ एस होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो W इक्वल टू एफ एस होता है, बल इंटू दूरी होता है। तो यहाँ पे बल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि क्या लिया जाएगा आपका P1 V1 इंटू A1 लिया जाएगा। दोस्तों आप लोग को बातें क्लियर हो रही है, बाकी स्टेटमेंट आप देख ही सकते हैं कि क्या था। यहाँ पे आप ले लेंगे P1 V1 इंटू A1, उसके बाद एक सेकेंड में दूसरे सिरे से निकलने वाले का जो होगा वो P2 A2 V2 हो जाएगा। इतने चीजों को आपको ध्यान में रखना ही रखना होगा। उसके बाद जो नेटवर्क होगा वो इनिशियल माइनस फाइनल होगा। तो क्या होगा P1 V1 A1 माइनस P2 V2 A2 कर देंगे इतना। तो फिर उसके बाद द्रव का जो आयतन होगा वो दोनों के लिए इक्वल होगा।
तो इसके अवृत्तता के सिद्धांत से आपका ये आता है, इसका A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होना चाहिए, द्रव के आयतन के लिए है। अतः A1 V1 इक्वल टू A2 V2 अपान यम अपान रो हो जाएगा। अब यहाँ से आप यम की वैल्यू यम अपान रो ही रखेंगे, और यहाँ पे जो था क्या था P1 अपान P2, उसे आप लिख लेंगे और इक्वेशन सेकेंड बना लेंगे। अब एक सेकेंड में x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा हाफ एम V1 स्क्वायर है तथा y सिरे की गतिज ऊर्जा हाफ एम V2 स्क्वायर है। इतना आपको मान लेना होगा एक सेकेंड के लिए। एक सेकेंड की कंडीशन में x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा एम V1 स्क्वायर तथा y सिरे से एम V2 स्क्वायर गतिज ऊर्जा है। द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितना है, तो हाफ एम ब्रैकेट में V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। उसके बाद x सिरे पर द्रव की स्थितिज ऊर्जा mgh1 है। देखिए यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो mgh होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका x सिरे के लिए होगा तो x सिरे के लिए हाइट h1 है, तो यहाँ आपका mgh1 हो जाएगा, और y सिरे के लिए हाइट आपकी h2 है तो mgh2 हो जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा जो होता है mgh होता है, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा तो हाइट में यहाँ पे डिफरेंस निकाला है तो mgh1 माइनस h2 हो जाएगा। तो नेट जो वृद्धि होगी द्रव की ऊर्जा में, जो नेट वृद्धि होगी वो आपकी कितनी होगी, आप देख सकते हैं द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि हाफ एम V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर माइनस mgh1 माइनस h2। ये जो आया था यहाँ पे आया हुआ है द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, इसको और जो स्थितिज ऊर्जा है उसको माइनस करेंगे तो आपकी नेट वृद्धि आएगी। तो नेट कार्य कितना था, नेट कार्य के बराबर ही होगी सब चीजें। नेट कार्य आपका क्या कितना आया था, P1 माइनस P2 ब्रैकेट में एम अपान रो, तो यहाँ पे लिख देंगे P1 माइनस P2 एम अपान रो इक्वल टू आपका नेट वृद्धि ऊर्जा में जितनी हुई है तो जो आया था यहाँ पे पुट कर देंगे दोनों को इक्वल करके। उसके बाद आपको एक यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो यम था, यम से यम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे दोनों पक्षों में यम है तो यम कॉमन लेंगे तो यहाँ से यम कैंसिल हो जाएगा। तो P1 माइनस P2 बचेगा इस साइड, यहाँ पे रो की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई सभी चीज़ों के साथ रो की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस साइड आपके राइट साइड में। तो यहाँ पे रो की मल्टीप्लाई भी हुई है। तो इसके बाद देखिए जो आपका मतलब 1 वाला पार्ट था उसे एक साइड कर लिया गया है, और 2 वाला पार्ट था जैसे V1 था उसे एक साइड, P1 था एक साइड, H1 था एक साइड, इसी प्रकार से H2 P2 V2 को एक साइड कर लिया गया है। सभी चीज़ों को ऐड करेंगे तो देखेंगे कि जो दोनों पक्षों में आपका योग जो है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। दोनों पक्षों का योग अर्थात नियत है, अर्थात क्या है, कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं दाब ऊर्जा प्लस जो आपका गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस प्रकार से आपका ये फाइनल हो जाता है आंसर। इसमें क्या क्या कंडीशन लेना है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो किसी प्रकार का डाउट होता है बाकी इसका आप लोग नोट कर लेंगे, बाकी एक बार बुक से आप लोग अपने से रीड कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जहाँ पर भी डाउट हुआ होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा आशा करना हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।